हाँ तो मेरे प्यारे छात्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 9th, ठीक है, क्लास 9th बिहार बोर्ड का आपका जियोग्राफी जिसका नाम है भारत भूमि एवं लोग, ये वाला बुक आप लोग देख लीजिए। ये वाला बुक आपके पास होगा जियोग्राफी। इसका हम चैप्टर 2, ये जो आपका चैप्टर 2 है जिसका नाम है भौतिक स्वरूप संरचना का उच्च, इस वीडियो में हम आपको पूरा थ्योरी बताएंगे, मतलब पॉइंट वाइज आपको समझाएंगे मुख्य मुख्य बिंदु। किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोचिंग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर इसके बाद इसी वीडियो में इसका प्रश्न उत्तर भी सॉल्व करेंगे। तो आप अंत तक बने रहें और ज्योग्राफी को पढ़िए ताकि एग्जाम में आप इसका गर्दा उड़ा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये जो आपका है चैप्टर शुरू होता है, समझिएगा ध्यान से। बोल रहा है यहाँ पर विशाल आकार होने के कारण हमारे देश के भौतिक स्वरूप में बहुत विविधता पाई जाती है। अब हमारा भारत देश क्या है, बहुत बड़ा विशाल आकार है इसका, जिसके कारण इसके भौतिक संरचना में विविधता पाई जाती है। अलग अलग जगह का अलग अलग वातावरण होता है, इसी को हम लोग समझेंगे, ठीक है। इस भौतिक स्वरूप के रूपरेखा को तैयार होने में करोड़ों वर्ष लगे, और ये जो भौतिक स्वरूप है हमारे देश का, इसको तैयार होने में एक नहीं दो नहीं बल्कि करोड़ों वर्ष लगे। भारत के भौतिक स्वरूप के निर्माण की प्रक्रिया को बताने में अधिकतर भूगर्भ शास्त्रियों ने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत पर सहमति दी है, जिसके अनुसार संपूर्ण भूप्रपट्टी कई प्लेटों में विभाजित है, जिसका हिस्सा प्राद्वीपीय पठार है। अब देखिए भारत का जो है संरचना किस प्रकार से हुआ, या बताने के लिए भूगर्भ शास्त्रियों ने, अब भूगर्भ शास्त्री जो होता है भूमि के गर्भ मतलब अंदर का जो जानता है अंदर के बारे में, जो ऐसे वैज्ञानिक होते हैं जो भूमि के बारे में खोज करते हैं, वो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत पर सहमति दिया। ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या होता है कि इसमें ऐसा माना गया है, आप लोग 11th क्लास में पढ़िएगा ज्योग्राफी में, कि पृथ्वी प्लेट पर स्थित है और ये प्लेट पर घूमती है, ठीक है। तो जिसके अनुसार भूप्रपट्टी कई प्लेट अलग अलग प्लेट में विभाजित है, ठीक है। देखिए सामान्य तौर पर इन प्लेटों को 3 भागों में विभाजित किया गया, मुख्य तौर पर सामान्य नॉर्मल तौर पर 3। कुछ प्लेटें एक दूसरे के करीब आती है बगल में, और विनाशी प्लेट सीमांत का निर्माण करती है। अब यह प्लेट एक दूसरे के करीब आती है, अब करीब आती है तो आपको पता है कभी कभी यही प्लेट टक्कर के कारण घर्षण उत्पन्न कर देता है, और इसी में गड़बड़ी के कारण भूकंप भी आती है। आगे हम समझते हैं, एक दूसरे से दूर जाती है तो निर्माणक प्लेट सीमांत का निर्माण करती है। अब एक होता है विनाशक प्लेट सीमांत का निर्माण करती है, एक होता है अगर करीब आती है तब, दूर जाती है तो सीमांत का निर्माण करती है। जब 2 प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है तथा एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती है, विपरीत मतलब या तो वो उधर जा रहा है तो ये इधर जाता है, दूर जाता है या तो करीब आता है, ठीक है, तो उसे संरक्षी या सीमांत प्लेट कहते हैं। संरक्षी मतलब जो संरक्षण करता है। भारत का क्षेत्रफल अलग अलग भागों में विभाजित है, जैसे कि इसका 11% भाग पर्वतीय, भारत का 11% भाग पर्वतीय, 28% भाग पठारी, 18% पहाड़ी और 43% भूभाग मैदानी है। पहाड़ी एवं पठारी भाग की औसत ऊंचाई 300 से 900 मीटर के बीच। अब भारत का देखिए पहाड़ी और पठारी भाग की औसत एवरेज ऊंचाई 300 से 900 मीटर है के बीच है, तथा मैदान एवं तटीय क्षेत्र की औसत ऊंचाई 160 से मीटर से भी कम है। औसत का मतलब क्या हुआ, ये नहीं कि इतना इससे अधिक है, कुछ का इससे कम है। आपको पता है औसत निकालने के लिए आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, इस प्रकार का फॉर्मूला का यूज किया जाता है। झील के निक्षेपित होने से वृहद हिमालय में कई घाटियों का निर्माण हुआ है। अब झील के निक्षेपित होने से कई हिमालय का निर्माण हुआ है, घाटियों का। उत्तर की उच्च भूमि के मध्य में 1000 मीटर से भी अधिक गहरी गार्ज पाई जाती है। 1000 मीटर से भी गहरी गार्ज का मतलब खाई हुआ, ठीक है, उत्तर की दिशा में पाई जाती है। आगे देखिएगा, आगे आपका है ये दक्षिण की ओर चाप बनाते हुए उत्तर पूर्व की ओर चली जाती है, जहां ये पटकोई, नागा, मणिपुर तथा लुसाई अलग अलग नाम से विख्यात है। तो यहाँ पर इनका नाम अलग अलग है। हिमालय क्षेत्र में कई छोटी बड़ी हिमानियाँ मिलती है। हिमानियाँ आप बर्फ की पहाड़ को कह सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर हिम बर्फ ही रहता है, जिनमें आपको गंगोत्री, यमुनोत्री, सियाचिन, बाल्टोरा, न्याको तथा बतूरा ये प्रमुख है। इसमें आप लोग सियाचिन ग्लेशियर का नाम सुने होइएगा। कश्मीर में आप लोग अक्सर टीवी देखते हुएगा तो न्यूज़ में हमारे सैनिक यहाँ पर रहते हैं। कई प्रसिद्ध दर्रे भी हैं, जिनमें जोजिला, बुर्जिला, लाचला, सिपकिला, थागला, नाथुला, जालेपला दर्रे ये सब प्रमुख दर्रे हैं।
उत्तरी पर्वतीय भाग क्या, उत्तर में जो पर्वतीय भाग के दक्षिण का विशाल मतलब बड़ा समतल बराबर भू भाग गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के तलछटों के निक्षेप से बना। अब देखिए उत्तरी का पर्वतीय भाग और दक्षिण का विशाल जो समतल भूभाग है वो कैसे बना है, वो सिंधु और ब्रह्मपुत्र और उसकी जो सहायक नदी है उसके तलछट जो तल होता है नीचे उसी के निक्षेप से बना हुआ है। ठीक है, दक्षिण के पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर, दक्षिण का जो पठार है उसके पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर तटीय मैदानों का विकास हुआ है। उत्तर के विशाल मैदान के उत्तर पश्चिम में शुष्क प्रदेश है, शुष्क प्रदेश आप कह सकते हैं सूखा हुआ प्रदेश या जहाँ पर बहुत कम मात्रा में नमी, जो राजस्थान की मरुभूमि कहलाती है। बोले ना सूखा हुआ पर जहाँ पानी नहीं हो, तो राजस्थान की मरुभूमि, मरुभूमि जो भूमि मरा हुआ हो, उपजाऊ नहीं हो। ठीक है, जो थार मरुस्थल का एक भाग है, जो थार रेगिस्तान भी हम लोग कहते हैं। तो सामान्य तौर पर भारत को 6 भौतिक विभागों में बांटते हैं। भारत को कितने विभाग में? 6 भौतिक विभाग में। प्रथम भाग में हिमालय की पर्वत श्रेणी है जो भारत की उत्तरी सीमा पर फैली है। प्रथम भाग में हिमालय की पर्वत श्रेणी है जो भारत की उत्तरी सीमा पर फैली है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच करीब 2500 किलोमीटर की लंबाई में अर्धवृत्त के रूप में फैला हुआ है। ऐसे अर्धवृत्त के रूप में ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच कितना 25 किलोमीटर की लंबाई में अर्धवृत्त के रूप में फैला है। इसका क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है, मतलब 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कोई छोटा सा क्षेत्रफल नहीं है, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 500 किलोमीटर है, कश्मीर में, एवं अरुणाचल प्रदेश में 160 किलोमीटर। अलग अलग जगह पर अलग अलग है। पश्चिमी भाग में की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता है। अब पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की जो ऊंचाई है उसमें अधिक विविधता है। इसकी 3 समानांतर श्रृंखलाएं हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। जो उत्तरी भाग में स्थित है उसको हिमाद्री, महान हिमालय के समानांतर में दक्षिण में स्थित श्रृंखला को लघु हिमालय। अब महान हिमालय के समांतर में दक्षिण में स्थित जो श्रृंखला है उसको लघु हिमालय अथवा मध्य हिमालय कहते हैं। अगला आपका हिमालय के सबसे दक्षिणी श्रृंखला को बाहरी हिमालय कहते हैं। दक्षिणी श्रृंखला को बाहरी हिमालय, उप हिमालय अथवा शिवालिक कहते हैं। दक्षिणी श्रृंखला को उप हिमालय या शिवालिक कहते हैं। द्वितीय भाग में हिमालय पर्वत के दक्षिण और दक्षिणी पठार के उत्तर 3 प्रमुख नदी प्रणालियों और उसकी सहायक नदियों से बना विशाल मैदान अर्थात सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान आता है। आगे है इस विशाल के मोटे तौर पर 4 उपभाग होता है। 4 गो उपभाग। सिंधु और इसकी सहायक नदियों द्वारा बना भाग पश्चिमी मैदान या पंजाब का मैदान इसको कहते हैं। विशाल मैदान का दूसरा भाग राजस्थान का मैदान का आता है। विशाल मैदान का दूसरा भाग राजस्थान का मैदान। बालू का स्तूप इसकी प्रमुख कलाकृति है। विशाल मैदान का तीसरा भाग यमुना नदी से लेकर पूर्व में बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा तक फैले मैदान को मध्यवर्ती मैदान या गंगा का मैदान कहते हैं। देखिए विशाल मैदान का जो तीसरा भाग है कहां से कहां तक, यमुना नदी से लेकर पूर्व में बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा तक मैदान को मध्यवर्ती मैदान या गंगा का मैदान कहते हैं। इस विस्तृत मैदान को 3 गो उपभाग में बांटा गया है। ऊपरी गंगा का मैदान, मध्यवर्ती गंगा का मैदान तथा निचली गंगा का मैदान। विशाल मैदान का चौथा तथा अंतिम भाग है ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो विशाल मैदान के कितने? 4 भाग। अगला है तृतीय भाग में दक्षिण का पठार प्राचीन गोंडवाना भूमि का अंश है। गोंडवाना भूमि का अंश, इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। किसी का बड़ा किसी का छोटा। इसे 2 भागों में बांटा गया, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। और चतुर्थ भाग में दक्षिण के पठार दोनों किनारों पर तटीय मैदान का विस्तार है। तटीय मैदान का मतलब हुआ समुद्र का जो किनारा होता है, तट होता है। इस मैदान के 2 भाग हैं, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। इसकी औसत ऊंचाई 10.6 किलोमीटर के मध्य है, मतलब किलोमीटर के बीच है। 5वें भाग में भारतीय मरुस्थल आता है जो राजस्थान के पश्चिम में स्थित है। भारतीय मरुस्थल जिसको मरुभूमि भी कहते हैं, जो राजस्थान के पश्चिम में है। यह 644 किलोमीटर लंबा तथा 160 किलोमीटर चौड़ा है। इसका कुल क्षेत्रफल इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,04,000 किलोमीटर है। अब सोच लीजिए कितना बड़ा है।
यह शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है, जहां पर जलवायु शुष्क रहता है, सूखी भी रहता है तथा यहाँ वर्षा 15 सेंटीमीटर से भी कम होती है, मतलब होती ही नहीं है। अंतिम भाग में द्वीप समूह आते हैं और इसके अंतर्गत 1256 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? 1256। और ये मुख्यतः दो समूह में। अब दो समूह कौन कौन है? पहला आपका है बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में, जिसमें 572 द्वीप है, और अरब सागर दूसरा है जिसमें 47 द्वीप है। इसके अंतर्गत गंगा सागर और महानदी के डेल्टा के अनेक द्वीप स्थित है, अर्थात भारत के प्राकृतिक विभाग अत्यधिक विषमताओं से परिपूर्ण है, मतलब कहीं पर कुछ है तो कहीं पर कुछ है, कोई समानता नहीं है। तो आपका ये चैप्टर खत्म होता है। आ जाते हैं इसके प्रश्न उत्तर पर। तो अति लघु से लघु तक करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन सी चोटी भारत में नहीं है? केर, माउंट एवरेस्ट, नंदा नदी, कामेट। तो आपको पता है माउंट एवरेस्ट जो है हमारे भारत में नहीं है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है। दूसरा है, बिहार के उत्तर पश्चिमी किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है? तो उत्तर पश्चिमी किनारे में हिमालय की कौन सी? महान हिमालय, शिवालिक, मध्य हिमालय, पूर्वी हिमालय। तो आपको पता है, बताए भी थे अभी, शिवालिक जो है उत्तर पश्चिम में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सार्वमान्य है? तो आपको बताए थे कौन सा सिद्धांत? तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, ठीक है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। सैंडल चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो सैंडल चोटी की ऊंचाई 642 मीटर है, 642 मीटर आपके बुक में दिया गया है। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन भूखंड आपका प्राद्वीपीय पठार है, प्राद्वीपीय पठार है। आपका लघु उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए, हिमालय की 3 समांतर श्रेणियों के नाम लिखिए। तो आपका आंसर इस प्रकार से होगा, हिमालय की 3 समांतर श्रेणियां निम्न है: बृहत हिमालय या हिमाद्री, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और बाहरी हिमालय या शिवालिक। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आपका दूसरा प्रश्न देख लीजिए। दूसरा प्रश्न है, काराकोरम के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का क्या नाम है? तो काराकोरम के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम है माउंट गाडविन, ऑस्टिन या गौरीनंदा, ठीक है। तीसरा है, कौन सा तटीय मैदान अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है? तो पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है, और चौड़ाई कितनी है? 160 से 350 किलोमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपका देख लीजिए चौथा क्वेश्चन है, तटीय मैदान में स्थित झीलों के नाम लिखिए। देखिए, पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक चौड़ा है, और उसकी चौड़ाई प्रश्न का उत्तर है गलत। अगला क्वेश्चन है, तटीय मैदान में स्थित झीलों के नाम लिखें। तो इसके झीलों के नाम इस प्रकार आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5वां प्रश्न, पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम क्या है? तो पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम सह्याद्री की पहाड़ियां हैं, सह्याद्री की पहाड़ियां हैं। आपका जो है छठा प्रश्न आप देख लीजिए, और आपका छठा प्रश्न है, मध्य गंगा के मैदान की 4 विशेषताओं के नाम बताएं, 4 विशेषताएं लिखें। तो देखिए निम्नलिखित है, यह मैदान 1400 किलोमीटर लंबा है, इसका निर्माण जलोढ़ मिट्टी से हुआ है, इसका विस्तार उत्तर भारत के राज्य से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा बंगाल तक है, इस मैदान की ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। अगला आपका है, हिमालय और प्राद्वीपीय पर्वतों की दो प्रमुख अंतर बताएं। तो निम्नलिखित अंतर है। अब हिमालय यह भूगर्भीय रूप से नई एवं बनावट की दृष्टि से वलित मोरदार पर्वत श्रृंखला है, मोरदार, लेकिन प्राद्वीपीय गोंडवाना भूमि का ही अंश है। इसका दूसरा विशेषता, हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और यह लावा निर्मित पठार है। तो ये अंतर है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो रोक करके। अगला 8वां प्रश्न है, खादर और बांगर किसे कहते हैं? तो खादर गंगा के मैदान में एक अक्षरी भाग जो निकले मैदान है, और जहां बाढ़ का जल प्रत्येक वर्ष पहुंचकर नई मिट्टी की परत जमा देता है। यहाँ पर निचले मैदान होगा, इसीलिए बाढ़ की पानी जमता है, इसी को खादर कहते हैं। बांगर, बांगर सीमेंट भी आता है। बांगर के मैदान में जहां नदियों द्वारा पुरानी मिट्टी के ऊंचे मैदान बन गए हैं, वहां नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता, नदियों के जो बाढ़ का जल है वहां पर नहीं पहुंच पाता, और इसी को बांगर कहते हैं, ठीक है। आगे आपका 9वां प्रश्न है, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में अंतर बताएं। तो निम्नलिखित अंतर है, पूर्वी घाट या उत्तर में गंगा के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरीप तक फैला है, इसकी चौड़ाई 160 से 350 किलोमीटर है। नदियां धीमी गति से बहती है, जिसके कारण मिट्टी का जमाव होता है। मिट्टी का क्या होता है? अब धीरे से नदी बहेगा तो मिट्टी तो जमे करेगा। लेकिन पश्चिमी घाट या उत्तर में खंभात की खाड़ी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक फैला है। इसकी औसत चौड़ाई 10.6 किलोमीटर है। नदियां अधिक तीव्र गति से बहती है। अब तीव्र गति से बहेगा तो मिट्टी का जमाव नहीं हो पाता है, ठीक है।
तो आपका ये जो चैप्टर है आपका ख़त्म है, ठीक है। ये आपका ये जो चैप्टर था ज्योग्राफी का दूसरा, ये ख़त्म हो गया। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।